guys, welcome to my channel. So my name is अंशुल गुप्ता एंड बड़े दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो कंटिन्यूस आती रही होंगी, मतलब जो मैंने प्रीवियसली रिकॉर्डेड करी है वो मैं डालता रहता था। बट सबसे मेन चीज़ जो इस चैनल पे आने वाली है वो है पढ़ाई वाली वीडियोस। सो क्लोथ चेंज, वीडियोस चेंज, पैटर्न चेंज। पहले काली काली जुल्फों के बूंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए ए ए हुस्न वालो। सॉरी फॉर द साउंड यार, थोड़ा मतलब अभी पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं चल रहा है अभी, बट सॉरी फॉर इट। बट अभी मेरी वीडियो के आप मेन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी मतलब एग्जाम्स आने वाली रिसेंटली, सो मैं जल्दी से जल्दी ये स्ट्रैटेजीज वीडियोस या फिर जो गलतियां जो मैंने करी एग्जाम्स में उनसे आप सीख ले लो। एंड आपको तो सीखना है प्लीज यार, बहुत ही मतलब आसपास की आवाज में इग्नोर नहीं कर सकता, बट मैं वीडियोस बनाना भी इग्नोर नहीं कर सकता। देखो भाई, मैं कुछ भी इन्वायरमेंट हो, कैसी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं मतलब वीडियोस बनाता रहूंगा कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं लो वाले सब्जेक्ट में। अब कुछ जनों को प्रॉब्लम होगी जो स्ट्रैटेजी मतलब ये वाली वीडियो शुरू में ही देख के चल जाएंगे यार। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती भाई, 60+ सबकी मेहनत अलग होती है, सबकी मेहनत अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है, सबके पास टाइम अलग होता है। कल ही सबने ये बकवास भाई स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूँ, तुम्हें मेरा माइंड पैटर्न पढ़ना है। किस तरीके से मैंने सोचा था, क्यों मैंने इस सब्जेक्ट को इस तरीके से रिवाइज किया था, मैंने मतलब पढ़ा था शुरू से। जब जानी है ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, मैंने बता रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ा था, आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी सीख लेना चाहिए। आप मेरी स्ट्रैटेजी देखोगे, फिर उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपके पढ़ते टाइम ये वाली गलतियां ना करना, ठीक है। कुछ स्मार्ट वर्क करना, कुछ स्मार्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ताकि आप इस सी एंटर की जंग को जीत पाओगे। चलो ये सब कीप असाइड, जिनको सुनना है सुने, जिनको ना सुनना है, जिनको भरोसा नहीं हो रहा है, गेट आउट, प्लीज गेट आउट। सो सबसे पहले बात करता हूँ कि जब मेरे 9 मंथ्स की जर्नी शुरू होती है, सी एंटर बहुत कुछ देना चाहता था। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सोचा कि यार लो ऐसा सब्जेक्ट है जो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा यार, इसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को समझना ही तो है प्रोविजंस। एंड मुझे एक फ्री चैनल भी मिल गया था, एडू फॉर ऑल। बहुत सारे मतलब ग्रूमिंग एजुकेशन पे जाता है, बट ग्रूमिंग एजुकेशन पे पूरा लेक्चर नहीं होता किसी भी चीज का। तो मैं ग्रूमिंग एजुकेशन को देखता जरूर था, बट पूरे लेक्चर्स के लिए प्रेफर नहीं करता था। उनके लेक्चर्स अपडेटेड होते थे, तो जहां तक उन्हें डाल रखा वो देख लेता था, और बाकी एडू फॉर ऑल एक चैनल है, उस चैनल पे मैं देख लेता था, ठीक है। मैं पढ़ता गया इस तरीके से, बट फिर भी मुझे दिक्कत आ रही थी, मैंने नोट्स नहीं बनाए। अब मेरे को उस टाइम क्या, मेरे पास कम टाइम था इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मैंने सोचा ठीक है यार, इसे पढ़ता जाता हूँ, माइंड में बैठता जाएगा, और बहुत सिंपल भी लग रहा है समझने में, बट नोट्स नहीं बनाए मैंने इस सब्जेक्ट्स के लिए। अब नोट्स नहीं बनाए तो 1.5 डेज में दिक्कत आने वाली थी, ये मुझे अभी पता नहीं था, लेकिन अब पता चल जाएगा जब मेरी जर्नी को आप आगे सुनोगे, ठीक है। मैं पढ़ता गया, लेक्चर सुनता गया, नोट्स नहीं बनाया, हाईलाइट जरूर कर लिया, बट अपन हाईलाइटर चलाते चलते इतने आगे हो जाते कि पूरी कॉपी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। पूरी कॉपी हाईलाइट हो गई, हर जगह हाईलाइटर के निशान अपनी लो के मॉड्यूल में। अब लेक्चर्स कंप्लीट, 3 महीने का रिवीजन पीरियड आता है। अब मैं पूरा कंफ्यूज पड़ा लो में कि क्या मेन कंटेंट पढूं, क्योंकि इतनी सबने कहा है कि कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 रिवीजन तो आपको करने चाहिए, जिसमें लो की जो लैंग्वेज है वो आपके माइंड में बैठ जाए। अब मैं इसी को मतलब इसी को सोच के कि यार 3 से 4 रिवीजन करना है, इसी को लेके बैठता था। लेकिन पहला रिवीजन ही मेरा स्टार्ट नहीं होता था। मैं सोचूं यार इतना बुक पहले पढ़ूंगा, मेरे को लग रहा है कि ये पूरे टाइम में कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा यार। तो इस तरीके से मैं पढ़ता जा रहा था। अब आती है रिवीजन की पार्टी। तो रिवीजन जब मैं कर रहा था तो मुझे दिक्कत आने लग गई कि यार मैं रिवीजन स्टार्ट करूँ तो करूँ कैसे, पूरी बुक हाईलाइट हो पड़ी है। जब अपने पास पूरी बुक हाईलाइट होती है तो यार क्या कीवर्ड्स पढ़े, अपन यही सोचते रहते हैं। और जब तक अपने पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते ना, अपन बार बार उसे रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपनी आईसीआई की मॉड्यूल है वो इतनी मोटी, और उसकी पहली मॉड्यूल मतलब जो अपनी कंपनीज एक्ट है, एंड सेकंड मॉड्यूल फॉर दिस इज फॉर जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड ये सब है। अब सबसे पहले बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली देनी। आप सोचोगे कि ये भैया तो एग्जाम दी थी इनने तो ओल्ड सीम में, तो क्या न्यू सीम में ये वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो काम आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि मैंने देखा है सिलेबस कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बस एलएलपी इंक्लूड किया गया है एंड कुछ एक चैप्टर हटा गया है, बट लो तो वही सेम है ना। आपको मेरा दिमाग पढ़ना है, नो की सिलेबस वही लो ही है, अभी भी कानूनी ही पढ़ना है अभी भी आपको, ठीक है। तो
अब मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मैं आप सबको बताऊंगा, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, इसीलिए मैं इतना ज्ञान आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैंने नवंबर में अटेम्प्ट दिया, मैं 1.5 डेज में पढ़ने बैठा, लेकिन 1.5 डेज में भी मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं रिवीजन लेक्चर देखने बैठा और मुझे जब रिवीजन लेक्चर देख के गया एग्जाम्स में क्वेश्चन मेरे से एक भी नहीं बने, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट ही रिकॉल नहीं हुआ, क्योंकि घर में एक पूरा रिवीजन हो पाया होगा, पूरी बुक मैंने पढ़ी होगी, बट एक रिवीजन इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट फॉर एनीवन। सो फिर मैं एग्जाम देने गया था, तो मेरे को बहुत डर हो गया था, क्योंकि मैंने रिवीजन लेक्चर देखा था, एंड रिवीजन लेक्चर देख के मैंने सोचा कि ठीक है एग्जाम में लिख दूँ। रिवीजन लेक्चर्स पूरा देखा हर्ष गुप्ता सर का, एंड उसमें भी मैंने ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वो सेकंड मॉड्यूल अपनी पूरी नहीं हो पाई थी। तो फिर दिक्कत, एग्जाम देने बैठा तो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैंने सेकंड मॉड्यूल का रिवीजन पूरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। कम से कम एक रिवीजन लेक्चर देखने से क्या हो जाएगा, क्योंकि टीचर की मेहनत है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ रिवीजन लेक्चर के बेसिस पे जाते हैं, तुक्के से कुछ जने पास होते हैं, पर हर जने रिवीजन लेक्चर देख के पास नहीं हो सकते। हाँ, फिर वो डॉट 40 चाहते हो तो कभी कभी उनको, अगर उन्होंने पुरानी मेहनत करी होगी तो डॉट 40 तो रिवीजन लेक्चर देख के मिल जाएंगे, बट हर जने को डॉट 40 मिल जाए ऐसी किस्मत नहीं होती। डॉट 40 बहुत सारों का टारगेट रहता है कि कम से कम एग्जामिनेशन आए 60 प्लस आए, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट में अच्छा गए तो टैक्स जैसे सब्जेक्ट या पोस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में आपके नंबर बने कम भी आ जाए तो एग्रीगेट बना देगा ये सब्जेक्ट। सो मैं यही इसीलिए इस वीडियो में टारगेट करूंगा कि आपके 60 प्लस तो कम से कम आ ही जाए। ठीक है, रिवीजन लेक्चर जाने दो। रिवीजन लेक्चर आपको अगर पढ़े कर दे रहे हैं देख रहे हो तो ठीक है, सिलेबस ग्रैब करने के लिए आप देख रहे हो, लेकिन अगर 1.5 डेज में देख रहे हो ना, तो मैं वापस से वो गाना कर देता हूँ, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। और जो रिवीजन लेक्चर जो आप देख के जाओगे ना तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि 1.5 डेज में भी आप खुद के मुंह से पढ़ के नहीं जा रहे हो। सो एग्जाम में आपका माइंड क्या रिकॉल करेगा? टीचर ने बोली है जो बातें वो आपको रिकॉल नहीं होने देंगी। मेहनत टीचर ने करी है, एफर्ट टीचर ने डाले, बस आपने तो सुना है, वो भी 100% से सुना है, ये ना सुना है ये उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, 100% की गारंटी नहीं थी कि मैंने 100% तरीके से सुना था उस टाइम पे, एंड वही रिजल्ट आया नेगेटिव। हाँ, उस सब्जेक्ट में जरूर मेरे 40 प्लस आ गए थे, 45, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज पे ध्यान दिया था, तो एमसीक्यूज पे आ गए थे। ठीक है, अब आती है दूसरा रिवीजन पीरियड 3 महीने का। अब मैंने सोचा वापस से, जब दूसरी बार मेरे पास वापस 3 महीने बचे थे, पिछली बार 9 महीने का पीरियड था, अब इस बार 9 महीने तो नहीं ना मिलेंगे, इस बार मेरे को 3 महीने मिले थे। जैन 10 अरे मतलब जनवरी 10 2023 को मेरा रिजल्ट आ गया था, फेल आ गया था। अब मेरी ओसी बैच चल रही थी, तो मैं फ्री हुआ था जनवरी 19 को। उसके बाद 10 दिन मुझे ओवर थोड़ा मतलब मैं ऐसे माहौल से आया था कि अपन ओसी बैच में मस्ती मस्ती करते, तो 10 दिन मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा। ठीक है, अब मेरे पास फरवरी मार्च अप्रैल बचा था। ठीक है, मई में एग्जाम थी। 3 महीने मैंने सोचा कि यार इनमें मेरे को कम से कम करने 5 नंबर ऑफ रिविजन्स। मैंने टारगेट ही ऊंचा लिया था कि कम से कम इससे एक कम भी हो जाए तो भी मेरे आत्मा में शांति तो होगी, कम से कम कि मैंने 4 नंबर ऑफ रिविजन करे या 3 नंबर ऑफ रिविजन करे। थोड़ा माइंड पे ऐसा लगेगा कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है, मैंने काफी पढ़ाई कर ली, मैंने काफी बार उससे रिवाइज कर लिया है, तो मैंने इस सोच के मैंने पढ़ने बैठा। अब दिक्कत पिछले बार वही वाली थी, नोट्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इस बार फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लेते हैं हर्ष गुप्ता सर की, क्योंकि उनकी कॉम्पैक्ट बुक मिलती है, तो उनने नोट्स बनवा रखे हैं यार उसमें कॉम्पैक्ट में, एंड मैं कॉम्पैक्ट को बार बार पढ़ लूँ। एंड या कॉम्पैक्ट को पढ़ना बार बार इज वेरी मच सफिशिएंट। बट हाँ, ये आपको बात करनी है कि आप मॉड्यूल को नहीं छोड़ सकते, ऐसे मॉड्यूल नहीं, लेकिन अगर टीचर्स देते जैसे हर्ष गुप्ता सर ने पॉइंट वाइज में उसको मार्किंग करवाई है, तो उनकी मॉड्यूल कट को भी बेचते, लेकिन उन्होंने अरेंज भाषा में, जो कि अपनी आईसीआई की जो लोग की मॉड्यूल है वो अरेंज्ड नहीं है, उसमें पैराग्राफ फॉर्म में है, तो ये सब बिचोड़ बिचोड़ बहुत बेकार लगता था। तो मैंने इसलिए सर की फास्ट ट्रैक क्लास ली, 40 घंटे की, मैंने कोर्स पूरा करा। ठीक है, अब बारी आती वापस रिवीजन की। मैंने फर्स्ट नंबर ऑफ रिवीजन करा, मैंने पूरी जो उनकी सर की मॉड्यूल 1 थी और मॉड्यूल 2 अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, इन सब के लिए मैंने नेगोशिएबल बहुत अच्छे तरीके से समझाते। सब बच्चों को सबसे प्रॉब्लम आती है एक तो नेगोशिएबल वाले चैप्टर में, वो चैप्टर चेक वाला है ना, मतलब हर एक टीचर इतने अच्छे तरीके से समझाता नहीं है। अगर आप शुभम सिंगल और भी वेरियस टीचर से अगर उनसे पढ़ते हो तो हाँ वो अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाते, बट हर एक टीचर मैंने नहीं देखा कि यार इतनी डिटेल में चैप्टर को पढ़ाता है। और लास्ट के 2 चैप्टर्स वो है ना, वो भी मतलब खून पी जाते हैं यार बच्चों का, मतलब यार इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूज एंड द जनरल क्लॉज एक्ट, उसको कैसे पढ़ते हैं आप वीडियोस कंटिन्यू देखते जाओ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ने बैठा, मैं पहली बार फिर से यार टाइम लग रहा था, मैंने सर की बुक भी ले ली मैंने यार, मैंने सोचा था यार अब टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैंने पहली बार, मैंने सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने रिवीजन स्लॉट्स कैसे बनाए थे। सेकंड बार पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि 3 महीने के को मैं ना डिवाइड कर देता हूँ, पहले 2 महीने में और एक बाद के 1 महीने में। पहले जो 2 महीने थे उनमें मैंने 4 स्लॉट्स में बांटा, 15-15-15 दिन के। ठीक है, और अगले जो 2 महीने लास्ट का 1 महीना बचा था वो मैंने एमटीबीज के लिए दे दिया था।
पहले के जो 4 स्लॉट्स थे 15-15 दिन की, हर 15 दिन में मैं 2 सब्जेक्ट उठाता, तो किसी एक स्लॉट में मैंने लो भी उठाया था। एंड उन 15 डेज में मेरा ये टारगेट था कि कम से कम 2 रिवीजन हो जाए, ठीक है, 2 रिवीजन हो जाएंगे। और आप अभी आप सोचोगे 5 नंबर ऑफ रिवीजन की सोचते, तो बताता हूँ ना आगे मैंने कैसे करा। 15 डेज का स्लॉट में मैंने कम से कम पहली बार तो 10 दिन में मैंने पूरी एक बार सर की बुक पढ़ ली, एंड 5 डेज में वापस से कॉम्पैक्ट पढ़ ली। 5 डेज मैंने 15 दिन का था ना, तो 5 डेज बचे थे मेरे पास, कॉम्पैक्ट पढ़ ली, एंड उसी में आरटीपीस और जो भी सोल्व करना था मैंने एक्सेट्रा वो भी सोल्व कर लिया था। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो सर ने क्लास में सोल्व कराई दी थी, एंड आई वुड रिकमेंड कि जो बच्चा लो में पास होना चाहता है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि कोई सा भी थियरी सब्जेक्ट ले लो ले लो, ऑडिट ले लो, ईआईएस है, अगर आप एमसीक्यूज की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, बच्चे समझते नहीं है। वेरियस वीडियोस में कहा जाता है कि एमसीक्यूज में आपको ताकत बनाना है, बट बच्चे इतनी सीरियस नहीं लेते। आप अभी वीडियो सुनोगे, पढ़ने बैठोगे, लेकिन एमसीक्यूज जैसी चीजों में प्रैक्टिस नहीं करोगे। बट मैंने पिछली बार ये गलती करी, तो मैंने सीख लिया था कि अपन बातें सुनते सबकी हैं, लेकिन करना भूल जाते हैं कि एमसीक्यूज की भी अपन को एक सफिशिएंट एक लेक्चर देखना पड़ेगा, कुछ चीज सोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे कि हाँ एमसीक्यूज देख लिए जाए। सुनते सब है यूट्यूब वीडियोस में, बहुत सारे बच्चों ने बोल रखा है कि हाँ एमसीक्यूज पर्सन ने जिताया है, मतलब उनके एग्रीगेट नहीं बन रहा था बाकी के बेसिक पेपर 60 नंबर से, क्या 40, हाँ 60 नंबर से, बट 60 नहीं 70 नंबर से, बट जो 30 नंबर के एमसीक्यूज ने उन्हें जिताया है। बट बच्चे सुनने के बाद जब पढ़ने बैठते हैं वो सिर्फ अपनी जो थियरी पोर्शन है उसको देखते रह जाते हैं, बट लोगों को समझने में ध्यान नहीं देते, क्योंकि एमसीक्यूज को अगर आपको करना है ना सोल्व, प्रैक्टिस एंड आपको समझना पड़ेगा लोगों को, सो लोगों को समझते हुए पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। जब इसलिए मैंने कहा है कि जब मैं फर्स्ट स्लॉट में पढ़ रहा था 10 डेज के, मैंने अच्छा सफिशिएंट टाइम दिया, एंड हर एक सेंटेंस को मैंने अच्छे से पढ़ा। फर्स्ट रिवीजन स्लॉट में जब मैं पढ़ रहा था, जब आप 6 में मतलब आपके पास बोथ ग्रुप्स का जब टाइम होता है, तो आप शुरू के 6 महीने में रिवीजन क्या लेक्चर देखते हो, तो उस टाइम तो आपने पढ़ा है अच्छे से, बट जब रिवीजन स्लॉट्स आते हैं, जैसे कि मेरा 3 महीने का रिवीजन था, तो सबको भी 3 महीने का रिवीजन मिलता है बहुत ग्रुप्स के टाइम पे। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके अनुसार आपको रिवीजन टाइम दिया जाएगा। सो इस तरीके से मैंने फर्स्ट 10 डेज में मैंने अच्छे से क्लियरली पढ़ा, एंड सेकंड जो स्लॉट बचा, स्लॉट नहीं मतलब जो 15 दिन में बाकी के 5 दिन बचे थे, उस दिन में मैंने कॉम्पैक्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इससे मेरे 2 रिवीजन हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लास्ट का, जो मैंने 1 महीने बचाया था ना, 2 महीने तो मैंने डिवाइड कर दिए थे 4 स्लॉट्स में 15-15 डेज के। लास्ट का मैंने 1 महीना बचाया था, 30 दिन उसमें थे, मैंने उनको वापस 2 टुकड़ों में बांटा 15-15 डेज का, उनको मैंने दे दिया 2 स्लॉट्स, एंड उनमें मैं सोल्व करूंगा आईसीए की जो 2 मॉक टेस्ट आती है ना हर एक पेपर की। मैंने पहले 15 दिन को जैसे सेम टू सेम अरेंज कर दिया, अपने पेपर दूंगा मैं ऑर्डर वाइज 1 to 8, फिर सेकंड स्लॉट में भी 1 to 8 पेपर दूँ, और हर पेपर में 1.5 दिन की छुट्टी दूँ, 1.5 दिन की छुट्टी दे दी। लेकिन यार एक गलती हो गई थी कि मैंने, अब मेरे पास टाइम तो है ही नहीं एक्स्ट्रा, कि अगर मेरे से किसी भी पेपर में कुछ गलती मेरे को, हमें बताता हूँ, रुक जाओ, मैं कुछ ज्यादा हो गया कुछ, तो मैंने इस तरीके से 2 महीने 1.5 दिन के 2 पेपर लोके देना चाहता, 2 एमटीपीज, तो इस तरीके से 2 रिवीजन तो पहले हो गए थे, एक 10 डेज और 5 डेज, और 1.5 दिन के 2 रिवीजन, तो मतलब 4 रिवीजन हो गए मेरे पूरे सब्जेक्ट के। और 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जब एग्जाम होगी तो 1.5 डेज उसमें मिलेगा, इस बार तो 2 मिला था, तो मेरा 5वां रिवीजन उस टाइम हो जाएगा, तो इस टाइम में अच्छा रिवीजन इकट्ठा करके इस पेपर को देने जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि मैंने एडिक्वेट नंबर ऑफ टाइम सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है। अब आप बोलोगे भैया बहुत सारे रिवीजन करते हैं बट इफेक्टिवली नहीं करते, जैसे मैं करता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ता हूँ, तो मेरे सिर्फ 3 ही रिवीजन होते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसे कि मुझे कॉन्फिडेंस आता था 5 नंबर में 5 बार रिवीजन कर लूँ, मैं कोई ऐसा लड़का नहीं है कि छोटी छोटी चीजें मतलब बहुत फास्टली पढ़ता हूँ, मैं भी अच्छे से डिटेल में पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने टाइम स्मार्ट वर्क के कारण बचाया है। स्मार्ट वर्क बताता हूँ कि मैंने क्या क्या इस सब्जेक्ट में, स्मार्ट वर्क के बिना ये 5 नंबर ऑफ रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हो पाते। स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, आपको सीए बनना है तो स्मार्ट वर्क भी लगाना पड़ेगा अपनी स्टडीज में, एनालिटिकल माइंड भी लगाना पड़ेगा। पिछली बार सिर्फ मैं हार्ड वर्क करता था, गधे भी हार्ड वर्क करते, पर आप गधे थोड़ी ना हो, सो इसीलिए मैंने इस बार स्मार्ट वर्क भी अपनी पढ़ाई में लगाया था, ताकि मैं आगे मतलब विद ओनली हार्ड वर्क नहीं, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क भी लगाना पड़ेगा अपनी स्टडीज में, तभी आप सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम अपने लिए इकट्ठा कर पाओगे। यही हर एक टॉपर की स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप मानो ना मानो पूछ लेना है किसी भी टॉपर से, ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको मेरी एक गलती हुई थी, अरे एक बस का साउंड होगा, फिर भी मैं अब लेक्चर कर लिया, थोड़ी तेज बोलता हूँ मैं। तो अब गलती ये हुई थी कि मैं पेपर तो देने बैठ गया 1.5 डेज ईच में, लेकिन जब लो में मेरे से गलतियां हो रही थी तो उन गलतियों को सुधारने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा दिन नहीं बचे थे।
तो इसीलिए जब आपका रिवीजन पैटर्न आप टाइम शेड्यूल बनाओ तो एक्स्ट्रा टाइम जरूर रख लेना। जब भी आप एमटीपीज देते हो तो थोड़ी बहुत आपको गलतियां पता चलेगी। अगर उनको सुधारने के लिए आपने एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट्स नहीं रख रखे तो कोई मतलब नहीं आपकी पड़ेगा। आप एमटीपीज देते क्यों? ताकि आपकी गलतियां पता चले कि आप किस पॉइंट चीज में लैग कर रहे हो। तो जिस चीज में मैं लैग कर रहा था उसको सुधारने के लिए एक्स्ट्रा टाइम तो मैंने बचाया ही नहीं था। ये गलती मेरी हो गई थी। इसी के लिए थोड़ा सफर में करा था, क्योंकि फिर मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ पेपर्स नहीं दे पाया था। मेरे जो सेकंड स्लॉट था मेरे पेपर में, उसमें मैंने कुछ फिर कंजूसी कर दी थी कि मैंने कुछ पेपर छोड़े थे यार, वो मैं कह देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि अब इससे आपको क्या लर्निंग मिलनी चाहिए। आपने मेरी स्ट्रैटेजी सुन ली, ठीक है, आपको इससे पता लगा कि भैया ने क्यों इस नंबर ऑफ इस तरीके से अपना रिवीजन पैटर्न को चेंज किया था कि सफिशिएंट नंबर ऑफ रिवीजन हो जाएं। तो अब इन सबको समराइज तो मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले बता दूं क्या की लर्निंग्स रही मेरी इस फेज में। वो की लर्निंग्स यही है कि सब कहते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे डाउट्स जब पूछते हैं कि भैया यार सभी कहते हैं, हमने बहुत सारे जनों की वीडियो सुनी है कि बहुत सारे नंबर ऑफ रिविजन्स करने पड़ेंगे। हर टॉपर कहता है कि कम से कम 3 से 4 इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन करके जाओगे जब भी आप पास हो पाओगे। भैया लेकिन वो सब टॉपर्स रहते हैं, वो टॉपर कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से पूछ लो भाई, जो पास होता है उसने यार 2 से ज़्यादा रिविजन तो करे ही होंगे। 2 या 3 रिविजन करने वाले को 40 प्लस आ जाते हैं, 40 प्लस। उससे ज़्यादा करने वाले को 60 प्लस आ जाते हैं। मेरे को 65 आए थे, 65 आए थे मुझे, हाँ। और उससे भी ज़्यादा कर दोगे तो 80 प्लस आ जाएंगे। एंड हर सब्जेक्ट में अगर इतनी मेहनत कर दोगे तो टॉपर बन जाओगे। अब वो तो अब आपके सपने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। एंड टाइम की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सफिशिएंट टाइम है, आप कितनी एफर्ट डाल सकते हो। यार अब हर के पास सफिशिएंट ऐसा नहीं होता कि सेम टाइम हो। मेरे पास 3 महीने का, किसी के पास 2 महीने का, 2 महीने का हो, तो वो अपना इस तरीके से रिवीजन पैटर्न को चलाएं। इस स्ट्रैटेजी ये सीख मिलती है ना कि अपने रिवीजन पैटर्न को किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाए अपन। कुछ चीज़ें आउट ऑफ पैटर्न में भी जाएगी। जैसे मैंने 15 डेज का स्लॉट बनाया था, तो ऐसा नहीं चल रहा था कि मेरा 10 डेज का मैंने सोचा था कि 10 डेज में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैं बस पढ़ता जा रहा था, डेली अपने शेड्यूल्स बनाता जा रहा था, तो 10 डेज में मेरा हो गया था। ऐसा नहीं अपने आपको बांध दिया कि मैंने 10 दिन के अंदर ही इसे करना है, मतलब करना है। अगर नहीं हुआ तो मैंने सोचा अगर 8 दिन का, चलो ठीक है 8 दिन का मैंने पढ़ने बैठा, लेकिन 8 दिन में नहीं हो रहा तो मैं तो चकरा जाऊंगा कि यार मैंने तो 8 दिन का प्लान बनाया था, हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके से कभी भी अपने को पढ़ाई के पैटर्न में बांध मत देना। और अगर उससे बाहर निकला ना, आप वैसे रिवीजन फेज में होगी तो आपके अपने ऊपर डाउट होने लग जाएगा, यार मैं इतना गधा हूँ, मेरे से यार सिलेबस ही नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था 8 दिन में होना चाहिए, पर 8 दिन में नहीं हो रहा है मेरे से यार सिलेबस, मैं कितना नालायक बच्चा हूँ। ये थॉट्स आने लग जाते हैं जब अपन रिवीजन पैटर्न, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन है। अपने को आसपास की चीजें को इग्नोर करना पड़ता है, अपने सोशल लाइफ को, अपने को डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। एंड उल्टा मेरे से पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही है, तो ये सब का प्रेशर अपने को ये सब चीजें अपनी माइंड में बिठा देता है। तो मेरे माइंड में भी ये आ रही थी, क्योंकि मेरे टारगेट्स मेट नहीं हो रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं रोज पढ़ नहीं रहा था, फिर डेली शेड्यूल्स को रिवाइज करता था। तो उसी तरीके से आपको डेली शेड्यूल्स को रिवाइज करने पड़ेंगे। एंड सेकंड थिंग थी वो एमटीपीज प्रैक्टिस करना। एमटीपीज प्रैक्टिस करने से मुझे काफी सीख मिल रही थी। अब बताता हूँ कि पढ़ते कैसे लोग थे। अभी मैंने इतना सब लेक्चर तो दिया, लेकिन लो में मैंने पढ़ने की एक बात जानी कि मैंने 3 नंबर ऑफ रिविजन्स करने के बाद भी मुझे लो याद नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था लो को पढ़ा कैसे जाए, लो को 5 बार रिवाइज कैसे किया जाए। मैं बार बार पढ़ता जा रहा हूँ, फिर भी इस घटिया से घटिया सब्जेक्ट को मैं भूलता क्यों जा रहा हूँ। घटिया सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारों का फेवरेट होगा, एंड इवन मी, मेरे को ये सब्जेक्ट समझने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट जब मैं एमटीपी सोल्व कर रहा हूँ यार मुझे याद नहीं आ रहा है यार, ये मुझे प्रोविजन रिकॉल नहीं हो पा रहा है यार, थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था मैंने यार, और अब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये मैंने फिर उसके बाद मैंने क्या करा, बहुत सारे टॉपर्स के मेरे पास नंबर थे, मैंने उनको फोन लगाया, भैया आप ऐसे रिवीजन करते कैसे थे, आपको ये सब्जेक्ट क्या आप भूलते नहीं थे। उन्होंने कहा यार भाई हम भी भूलते थे, बट हमने हमारे ऊपर भरोसा रखा, प्लेन रीडिंग करते थे। जैसे पहले नंबर जब फर्स्ट रिवीजन करोगे आप तो समझ के बुक पढ़ो, लेकिन सब सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन, मैंने 5th रिवीजन करा तो जो कॉम्पैक्ट बुक की थी ना मेरी, उसकी प्लेन रीडिंग करते थे। प्लेन रीडिंग ऐसा नहीं कि मैंने शब्द पढ़ता गया, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा है, समझ के पढ़ा, लेकिन हाँ पढ़ता गया और आपने ऊपर डाउट नहीं करा। मैं यूँ पूछा नहीं कि हाँ सेक्शन 68 मुझे रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, कम से कम मैं पढ़ता तो जा रहा हूँ, डेली रिवाइज करते जा रहा हूँ। अब आप सोचोगे भैया मैं चेक नहीं करूंगा,
और मैं पढ़ता गया और मेरा तो एंड में रिजल्ट आया फेल। यार ऐसा नहीं होगा। जब आप कम से कम बार बार रिवाइज करते हो किसी भी चीज को, जैसे मैंने हनुमान चालीसा बहुत बार पढ़ ली तो वो मेरे माइंड में जाके बैठ गई है, अब मुझे बुक खोलनी नहीं पड़ती, अब मेरे माइंड के अंदर बैठ गई। वैसे अगर आप इस सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे और सब्जेक्ट को जिस दिन 1.5 डेज को पढ़ के जाओगे इस सब्जेक्ट को, ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली मैं एग्जाम में आपको 100% गारंटी के साथ एक पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि आपको रिकॉर्ड होगा। एवरीथिंग की गारंटी नहीं ली जा सकती, बट हाँ आपको मैक्सिमम रिकॉल होगा। जैसे आपका जो टारगेट है 80+, 60+, जो भी टारगेट है वो जरूर मेट होगा, क्योंकि आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम रिविजन्स करे हैं, मैंने इतनी मेहनत करी है, उसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए। प्रैक्टिस करी है मैंने इतने सारे क्वेश्चंस की। हाँ तो आप बात आती है प्रैक्टिस की कि मैंने प्रैक्टिस करी थी। हाँ डेफिनेटली मैंने रोज 5 क्वेश्चंस लिख के देते, क्योंकि लो को लिखने के, लो के आंसर्स को लिखने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले प्रोविजन लिखा जाता है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा जाता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखा जाता है। पिछली बार मैंने अटेम्प्ट में यही गलती करी थी कि मैंने पैटर्न में नहीं लिखा था, लो में पैटर्न के बिना। जैसे आपने फाउंडेशन लेवल में पैटर्न में लिखा है ना आंसर, उसी तरीके से इंटर में भी आपको पैटर्न में लिखना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट वाले में तो ये लागू होता है। अब बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एक सिंपल चैप्टर है। जैसे आप अगर किसी अच्छे टीचर से या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी पढ़ते हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो उसका खामियाजा आपको 1.5 डेज में भुगतना पड़ेगा। आप रिविजन्स नहीं कर पाओगे सफिशिएंट नंबर ऑफ, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स नहीं। शॉर्ट नोट्स ही वही चीज है, वही ग्रंथ है जो आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रिविजन्स की एज दिला सकते हैं। क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल इतना बड़ा, उसको बार बार अपन पढ़ नहीं सकते, पूरी लाइन बाय लाइन हर एक प्रोविजन को पढ़ना तो मुश्किल, बट कीवर्ड से अपन। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए भैया? यार आप बार बार शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हो, मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने में ही टाइम लग जाएगा, मैं यार पढ़ूंगी कैसे, पढ़ूंगा कैसे? शॉर्ट नोट्स ही बनाते बनाते तो मेरा तो दिन गुजरा। आप शुरू से ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो और फिर टेलीग्राम चैनल पे आते हो, भैया यार मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है यार, यही सब ही सोचते रह जाओगे, वीडियोस देखते रह जाओगे तो हो गया आपका तो कल्याण। अभी से बनाओ, शुरू के जब फर्स्ट चैप्टर के बनाओगे शॉर्ट नोट्स तो काफी टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप धुरंधर हो जाओगे हर चीज में। आपको पता रहेगा कि कौन सा पॉइंट पिकअप करना है, किस चीज में कौन सी चीज को अपने लाइन में लेना है। माइंड एवरीथिंग क्लिक करेगा। बट कुछ शुरू में प्रॉब्लम आएगी, शुरू में आदत डालने में मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी। मैंने भी नोट्स बनाए थे कुछ चैप्टर की, क्योंकि मैंने भी कुछ सब्जेक्ट्स एक सब्जेक्ट की क्लास नहीं ली थी, तो शॉर्ट नोट्स मैंने उस सब्जेक्ट के बनाए थे, दो के बनाए थे। बट सेकंड टाइम मुझे आलस आ गया कि अब मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब बस अब अटेम्प्ट हो गया, मतलब मेरे को एक अटेम्प्ट हो गया, मतलब अटेम्प्ट हो गया, बस फाइनल अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट ले रहा हूँ। मेरे को फिर क्लास लेनी थी मेरे को, क्योंकि मैं कोई मजबूरी नहीं छोड़ सकता था मेरे आसपास, इसलिए मैंने क्लास ली थी। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा शॉर्ट नोट्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, एंड उससे नंबर ऑफ रिविजन जब दोबारा पढ़ रहे हो तो अपने शॉर्ट नोट से पढ़ो, ताकि कीवर्ड जो आपने लिख के रखे हैं वो आपको रिवाइज करना है। बाकी लैंग्वेज भी अगर आप प्लेन लिख के आ जाओगे तो ऐसा नहीं कि आपके नंबर कटेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम टेक्निकल लैंग्वेज लिख देंगे और हमारे मन के साथ और एक टेक्निकल लैंग्वेज दोनों मिक्स करके लिखेंगे तो क्या नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे, इसे डाउट नहीं कीजिए। आप टॉपर्स के आंसर शीट देख सकते हैं, उन्होंने किस तरीके से लो लिखा है, कट कॉपी पेस्ट लिखा है क्या। अब हर चीज के कुछ एक्सेप्शन तो आपको फिर मिल जाएंगे कि कुछ ने कट कॉपी पेस्ट लिखा हुआ, यार वो बच्चे एक्सेप्शंस रहते हैं, बट अपन हर जने एक्सेप्शंस तो नहीं है ना, अपन हर पूरा दुनिया एक्सेप्शंस के रूल से थोड़ी ना बनी हुई है, सो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अब बात होती है कि अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, देखो मेरे को बुक मिली थी, बट अगर हर जने एक ही टीचर से क्लास नहीं लेता, कोई एमसीक्यू नहीं देते हैं, तो आप एमसीक्यू आईसीए की एमसीक्यू बुकलेट से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए लो के, ठीक है, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएगी। सो पढ़ाई तो हो गई किस तरीके से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन जब करोगे प्लेन रीडिंग करना है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी की नोट्स में भी यही बताया, लेकिन अब वीडियो तो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लेन रीडिंग करना है, एमटीपी सोल्व करोगे ना उस टाइम आपको खुद पता चल जाएगा कि प्लेन रीडिंग के कुछ फायदे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आरटीबी सोल्व करोगे जब पता चल जाएगा कि हाँ पैटर्न में लिखना कितना जरूरी होता है। प्लेन रीडिंग मुझे कितनी इफेक्टिव थी, कम से कम 2 से 3 बार मैं प्लेन रीडिंग करता गया, इतना सोचता नहीं रहा कि मुझे क्वेश्चन रिकॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन रिकॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं करता था ये कि मेरे को रिकॉल नहीं हो रहे हैं, बैठ जाता था और यूट्यूब खोल के बैठता था, हाउ टू स्कोर 60+ इन लो, हाउ टू स्कोर एग्जामिनेशन इन लो। ये चीजें यूट्यूब पे खूब मिल जाएगी ऐसी वीडियोस। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन ऐसा कोई इफेक्टिव मेरे को तरीका नहीं मिला था, मुझे खुद प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बनाने के लिए ये वीडियो बनाई है। आपको मेरे को लग रहा है कि आपको जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है उसको तो काफी अच्छा लगा होगा, क्लैरिटी पहुंची होगी अपने माइंड में। और मैं बता देता हूँ कि मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती हो तो आप मेरे से
सिंसियरली उससे पूछ सकते हो। फर्स्टली मैं यूट्यूब पे डाउट सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैं क्या टेलीग्राम ज़्यादा उठाने लग गया हूँ आजकल। सो अगर आपको पर्सनल भी कुछ डाउट्स हो, कुछ भी डाउट्स हो, आप टेलीग्राम पर्सनल डाउट सॉरी मतलब जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स हो वो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। सो अब पढ़ाई यहाँ तक हो गई थी। एमटीपीज भी मैं सोल्व करने बैठा था, बट मेरे को अब दिक्कत ये आ रही थी जब मैं एमटीपीज सोल्व कर रहा था ना, तब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं प्लेन रीडिंग नहीं कर रहा था। मैं प्लेन रीडिंग कर तो रहा था, लेकिन अब मेरे को लगा यार रिवीजन इतने कर लिए यार, फिर भी मेरे से एमटीपी सोल्व नहीं हुई। एमटीपी सोल्व नहीं हुई थी मेरी कम से कम 3 रिवीजन करने के बाद। सो वो यही था कि अभी भी रिवीजन में कमी बची हुई। बार बार मैंने फिर कॉम्प्लेट को मैंने ऊपर ले लिया अपने ऊपर कि कॉम्प्लेट पढ़ती जानी, बस अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना। कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, डिप्रेशन आया, अपन ने बहुत ग्रुप से सिंगल ग्रुप्स का लक्ष्य ताना, वो बहुत बच्चे कर देते हैं, एंड बहुत बच्चे तो सीए भी छोड़ देते हैं। क्या इस सब्जेक्ट को करा तो करा कैसे जाए। जो जिन्होंने गलती करी है उन जनों की गलतियों से सीख लेना आपको। जैसे मैंने गलती करी थी तो मैंने आपको सीख दी ढेर सारी। अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया एमटीपी, फिर मैंने एमटीपी 2 दी तो मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मेरे से जो क्वेश्चन पिछले नहीं बन रहे थे अब मैं क्वेश्चन बनाने लग गया था। मेरे से जो पहले क्वेश्चन अगर मतलब जैसे अपने 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मेरे से पहले ना एक क्वेश्चन ही हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मेरे से एक ही क्वेश्चन हुआ था। एंड सेकंड टाइम मेरे से 4 क्वेश्चन हो गए थे। बाकी के क्वेश्चन हुए थे लेकिन ऐसा मतलब ठीक नहीं हुए थे। मतलब मैंने जो प्रोविजंस जिस तरीके से प्रैक्टिस करी थी ना वो ठीक नहीं बैठ रहे थे। मतलब मैं सेक्शन नंबर 139 लगा रहा हूँ तो आंसर्स में दिख रहा है कि अच्छा इसमें तो सेक्शन नंबर 111 लगेगा, जबकि मैं 139 की सोच रहा हूँ। ये एग्जाम्पल था। सो आज की जो लो के पेपर्स आने हैं, जो आज के ट्रेंड कर रहा है, एक और बात बताना भूल गया था कि आज के जो लो की चीजें ट्रेंड कर रही है, किस तरीके से आईसीआई पूछने लगी, वो डीप में जाने लगी। सो आपको लो की लैंग्वेज क्लियरली पढ़नी पड़ेगी जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करो, सेकंड टाइम रिवाइज करो, कम से कम आपको क्लियर रीडिंग लिखनी पड़ेगी टेक्स्ट की, क्योंकि जो किस तरीके से आईसीआई की केस स्टडीज सोल्व की जाती है उनका एक पैटर्न होता है। मैं एमसीक्यूज की केस स्टडीज की बात कर रहा हूँ। आईसीआई की जो एमसीक्यूज की वाली केस स्टडीज रहती ना, हर्ष गुप्ता सर ने एक तरीका बताया अपने रिवीजन लेक्चर्स या फिर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को सर्च करोगे हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज ऑफ एमसीक्यूज ऑफ द आईसीआई लो का पेपर नंबर 7, तो आपको तरीका मिल जाएगा एंड उस तरीके से आप टाइम बचा पाओगे आपको। सो घर से प्रिपरेशन पूरी करके जाओ कि हर एक पॉइंट में आप इनफ टाइम सेव कर सको, अपना टाइम चार्ट में आप इनफ टाइम सेव कर सको, ताकि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रिविजन्स में हर तरीके से यही माइंड में सोच रहा था कि किस तरीके से मेरा टाइम बचे, मैं स्मार्ट वर्क करता जाऊं एंड सब्जेक्ट को पढ़ता जाऊं। 5th रिवीजन में मेरे को ये पता चल गया था कि मेरे यहाँ गलती हो रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और मैं क्या लिख रहा हूँ। सो वो ये इसीलिए मैंने बताया कि आपको डेली आपको 5 क्वेश्चंस की लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इंटरप्रेट करना भी समझ जाओगे, हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ रहा है एंड आप उसके अनुसार आंसर लिखो। यही इसका फाइनल तरीका है कि रोज लो के 5 क्वेश्चन। आप सोचेंगे भैया यार इतना सारा पढ़ लिया और अब रोज 5 क्वेश्चन भी लिखूं। भाई टाइम मिल जाएगा, चिंता मत कर मेरे बंधु, तेको टाइम मिल जाएगा, तेको टाइम मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन मैं भी लिखता था, 12 घंटे पढ़ते हैं यार सब, कोई 10 घंटे पढ़ लेता है, फिर यार 5 क्वेश्चन लिखने का तेरे को टाइम मिल जाएगा। और नहीं मिलता है ना यार मेरे को यार आप टेलीग्राम पे बोल देना, मैं तेरे को एक तरीका बताऊंगा जो मैंने भी लगाया, ठीक है। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ाई हो गई एमटीपीज, फिर आता है एग्जाम वाले दिन। एग्जाम वाले दिन वापस से 1.5 डेज में कोई भी यूट्यूब लेक्चर मत देख के जाना रिविजन वाले, खुद पढ़ना खुद के मार्क्स से इन अच्छे से आप जितना तेज हो सके, क्योंकि तेज आवाज में पढ़ोगे माइंड एक्टिव रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी एंड आप अच्छे से पेपर चुके। इस तरीके से मेरा प्लान था, इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी थी। और 1.5 डेज में कुछ गलतियां हुई थी, तो मैंने ये बता दिया कि मैं शुरू में जो मैंने नवंबर में गलतियां करी थी, फिर इसके बाद मैंने इस पेपर में गलतियां तो नहीं करी थी, अच्छे तरीके से मैं इंटरप्रेट करके गया था। हाँ, आपको एबीसी एनालिसिस, बहुत सारे जने पूछते हैं कि एबीसी एनालिसिस पे भरोसा रखना है कि नहीं रखना। यार लो में ऐसा कोई खास एबीसी एनालिसिस हो नहीं पाता है, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो आपको याद करना जरूरी होते हैं। एंड उसके बाद आती है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस इन लो वाली एग्जाम अपनी, एंड बाकी वीडियोस आप मेरी देख लेना जो सब्जेक्ट्स वाइज आती जाएगी। अभी मैंने अकाउंट्स की ऑलरेडी डाल रखी है
एंड लो में जो माइन्यूट से माइन्यूट दिक्कत होती है उसकी सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा। ये तो अभी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो थी, ठीक है। एंड मैं अभी काफ़ी बोल चुका हूँ, पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है। सो आपको मेरी मेहनत एंड मेरी जो आपके लिए कंसर्न है वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। आई लव द कमेंट्स विच यू गिव टू मी। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर आना एंड उसे सब्सक्राइब करना। एंड जब तक के लिए